find out exactly how Java programming language came into existence. हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने थे जिसकी वजह से जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना पड़ा. Now, when we are going to start with this topic, initially we will have to understand that if a new programming language enters software industry or say market, what would be the reasons behind it? अगर कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आती है तो ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डेवलपर्स को ऐसा लगता है कि उनको एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू पीपल नाउ. ओके, सो जैसा मैंने बोला, अगर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आती है तो वो लैंग्वेज मार्केट में आने के पीछे दो रीजंस हो सकते हैं. जो फर्स्ट रीजन यहाँ पे होगा वो कुछ ऐसा होगा, टू डू एक्स्ट्रा टास्क्स which were not being done by the existing programming languages. ये हो गया फर्स्ट रीजन. जो सेकंड रीजन होता है वो ये होगा, टू डू एग्जिस्टिंग टास्क्स इन बेटर वे. तो पहले जरा इसे समझ लेते हैं. जैसा मैंने बोला था, अगर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आती है तो उसके मार्केट में आने के पीछे दो रीजंस हो सकते हैं. पहला रीजन ये होगा, टू डू एक्स्ट्रा टास्क्स व्हिच वर नॉट बीइंग डन बाय द एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ऐसे टास्क्स परफॉर्म करने हैं जो टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई भी फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं थी. एंड द सेकेंड रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, वो ये रीजन है, टू डू एग्जिस्टिंग टास्क्स इन बेटर वे. और अगर कोई फंक्शनलिटी प्रीवियस लैंग्वेजेस में पहले से ही अवेलेबल थी तो उन टास्क्स को और बेटर तरीके से और इजी तरीके से अगर मुझे परफॉर्म करना है तो इसके लिए मुझे नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली the software industry situation was when Java came into market. So we will first be talking about a very famous programming language called as C language. जैसा आप सब लोगों को पता होगा, C language had entered market in 1972. Obviously C language को पॉपुलर होने के लिए बहुत साल लगे, 6-7 साल के बाद, मतलब 78, 79, 80s में C language बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई. बट इसका जो इन्वेंशन 1972 में ही परफॉर्म किया गया था. देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वेरी प्रोमिनेंट और से पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड एज C++. C++ had come into market in 1980s. प्रिसाइजली बोला जाए तो इट had come in 1982. And then now let's talk about Java language. Java language had first come into market, or rather the first version of Java language had come into market in 1995. तो now इसे समझने की कोशिश करते हैं. तो from this particular point it is very much clear that Java had come in 1990s, and before Java had come into the market, languages called as C and C++, which were very popular languages at that time and which are very popular today also, were already there in the software industry. So ऐसा क्या रीजन था कि C and C++ जैसे इतनी टफ कंपटीशन होने के बाद भी जावा जैसी लैंग्वेज मार्केट में आती है एंड सिंगल हैंडेडली पूरे मार्केट पे रूल करना स्टार्ट कर देती है. उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को हम लोग आज समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं. ओके, सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन लैंग्वेजेस C and C++. अब सर आप जावा लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट C and C++. तो C and C++ एंड जावा का कनेक्शन क्या है? ऑब्वियसली देयर इज अ कनेक्शन.
See, Java is a language which is highly inspired from C and C++, and that's why हम लोगों को C and C++ के काम करने के तरीकों की तरफ भी देखना पड़ेगा. तो पहले C and C++ के बारे में बात करते हैं. Now I would like to give you a small task. If you people find some time from your busy schedule, go over the internet and try to open up this particular website. मैं उसका URL टाइप कर रहा हूं यहाँ पे www.tiobe.com/tiobe-index. Try to open up this particular URL. Now, sir, पॉइंट ये आता है कि सर ये URL आप क्यों ओपन करने के लिए बोल रहे हैं? Because this is a website which is going to provide ranking for programming languages. ये एक ऐसी वेबसाइट है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए रैंकिंग प्रोवाइड करती है ना. हम लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा टेनिस प्लेयर्स की रैंकिंग होती है, क्रिकेटर्स की रैंकिंग होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी रैंकिंग होती है क्या? तो आंसर इज यस, है ना. There are lots of websites or say many websites present over the internet which would give you ranking for programming languages, out of which this tiobe.com is considered to be one of the trusted websites. See, I have been following this particular website from past 10 years. पिछले 10 सालों से मैं इस वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूं, and I have always seen C, C++ and Java languages in top 5. मैंने कभी भी C, C++, Java को top 5 से हटते हुए नहीं देखा. And most predominantly Java, I have always seen Java at number 1 position. मैंने हमेशा Java को number 1 position पे देखा है यहाँ पे. But the most important point here is C and C++ languages have maintained their strong hold in software industry. अभी भी उन लोगों ने अपना strong hold maintain करा है. Now, if you would see this particular point, C++ had come in software industry in 1972. Almost more than 45 years or say 48 years have gone by since the invention of C language. C++ had come in 1982. Almost more than 35 years have gone by since the invention of C++. And इतने साल गुजरने के बाद भी अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि C and C++ are the languages which you will always see in top 5. So what is the reason behind this? इसके पीछे reason क्या है? Nowadays अगर किसी को हम लोग पूछते हैं as a trainer कि why you people should learn C and C++, people come up with this particular answer that if you want to learn basics of programming, if you want to learn how for loop works, if you want to find out how if condition works, that is, if you want to check on the syntax of programming languages, how a program behaves, you should learn C and C++. Frankly speaking, ये आंसर जरा भी नहीं होना चाहिए. ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग इफ कंडीशन की बात करें, फॉर लूप्स की बात करें, व्हाइल लूप की बात करें, तो ये सारे लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स दुनिया के हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट है. तो if you want to find out how programming works, you can find it out using any programming language. The reason behind using C and C++ is after so many years, अगर इनकी importance as it is बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आज इंडस्ट्री में अभी भी इन लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा यूज होता है. And this is one of the reasons why you people should learn C and C++. And specifically if you are going to learn Java in future, it would always be suggested that you learn C and C++ first, because Java has used up lots of basic concepts from these languages only. And अगर हम लोगों को Java का existence समझना है, how Java came into existence समझना है, अगर हमें Java की importance समझनी है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि एक C या C++ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है. You will have to be a little bit patient here, because the moment you are going to understand how C and C++ works, you will obviously going to get clue about Java's popularity and how exactly Java came into existence. So let's have a look at how a C program is executed. So I'm going to open up a window here, as you people must be seeing on your screen. There is a diagram here how C program is executed. So obviously
अगर तुम लोगों ने सी प्रोग्राम लिखा है तो सी प्रोग्राम को हम लोग डॉट सी एक्सटेंशन के साथ ही सेव करते हैं. ये तो बेसिक नॉलेज इतना तो अपने पास होगा ही. If you have written a C++ program, it is always saved with .cpp extension, or if you have created any header file, it would always be saved with .h extension. So now the program has been written using C language. Now I want to execute this program on my computer, and we all know that computer understands only one language, and that is binary language. So now the first question comes up: have you written your program in binary? क्या तुम लोगों ने तुम्हारा प्रोग्राम बाइनरी में लिखा है? तो आंसर इज नो. वी हैव रिटन आवर प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. एंड सेकंड क्वेश्चन, डज योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड सी लैंग्वेज? तो आंसर इज अगेन नो, बिकॉज कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड सी लैंग्वेज. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज. सो द फर्स्ट सिनेरियो शुड बी यू शुड हैव रिटन योर प्रोग्राम इन बाइनरी ओनली. तुम लोगों ने तुम्हारा प्रोग्राम बाइनरी में ही लिखना चाहिए था, सो दैट कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करे एंड कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दे. बट as we all know, it is very difficult to learn binary language. It is very difficult to learn binary language in a way that you would be able to give instructions to your computer. Computer को instructions देने के लिए binary language सीखना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को C language में लिख दिया. ओके, बट जिस कंप्यूटर पे तुम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हो, उस कंप्यूटर को तो C language समझ में नहीं आती, उसको तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है. तो मैंने प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा. नाउ दिस प्रोग्राम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज, देन ओनली माय कंप्यूटर वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अदरवाइज अपने कंप्यूटर को वो प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा. एंड दैट इज व्हाई देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स, और से देयर आर मल्टीपल स्टेप्स एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. इस डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो, देयर इज अ स्टेप कॉल्ड एज प्री प्रोसेसिंग, देयर इज अनदर स्टेप कॉल्ड एज कंपाइलेशन, then we are going to go for assembly and then linking, and then finally you would be able to see the final part में लिखा है executable machine code. Now let's understand this process, these steps one by one. So the first step here is going to be pre-processing step, where if you have made use of any header files in your C program, then all the content of those header files would be added to your code first, है ना. जो लोग, जिन लोगों ने C and C++ ऑलरेडी देखा, उनको ये पता होगा that generally when we write C program, we write the first instruction as #include stdio.h, which means stdio.h नाम की एक फाइल है, एंड मैं चाहूंगा कि उस फाइल के कंटेंट को मेरे कोड में एक्सेप्ट किया जाए या कोड में ऐड किया जाए. प्री प्रोसेसिंग स्टेप एग्जैक्टली डज दैट. प्री प्रोसेसिंग जो स्टेप है वो एग्जैक्टली इसी चीज को परफॉर्म करती है, प्री प्रोसेसिंग स्टेप. Then once the contents of the header file have been added to your program, now the next step is going to be compilation. बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि compilation is the step which converts your C program into binary code, but that is not true. In case of C and C++, the compilation step obviously is carried out by compiler. So compiler can be a GCC compiler if we are talking about Linux systems, or it can be Turbo C compiler also. जो लोग विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, those people are more familiar with this part, that is by making use of Turbo C compiler. So what happens is, अब हम लोग यहाँ पे next जो प्रोसेस होगी वो कंपाइलेशन की होगी. What compiler will do? Compiler has been given 2 tasks. कंपाइलर को 2 टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए गए. जो फर्स्ट टास्क कंपाइलर को दिया जाता है वो ये है that it is going to check whether your program has been written in correct way as far as syntax of the programming language is concerned. मतलब अगर तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स तुम लोगों ने सही तरीके से फॉलो किया है तो ही कंपाइलर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ने देगा, अदरवाइज कंपाइलर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं देगा. Why so? Because obviously before proceeding further, compiler would always have to check whether the program that has been written by the developer has been written using proper syntax or proper format or not. एक बार ये चेक कर लिया कि तुम्हारे प्रोग्राम का ग्रामर सही है या नहीं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो होगी वो ये होगी that the compiler is going to convert your code into assembly level format. Compiler will never convert your code directly into binary format.
it is going to convert your code into assembly format. Now what is assembly format? Now let's have a look at that. If you people have studied microprocessors, अगर तुम लोगों ने 8085 या 8086 है ना, ये माइक्रोप्रोसेसर्स स्टडी करे हुए हैं, तो in case of these microprocessors we write our code or say program in this particular format. Pay attention here in the code that I'm going to write. Say add space x space y, then acc space z, then mul space c space d. Now what is this exactly? This is nothing but a program written in assembly level format. ये होता है assembly level format में लिखा हुआ प्रोग्राम, है ना, which is also known as set of mnemonic codes. Set of mnemonic codes. This is the way in which assembly level program is written. Obviously, it is better than binary format because binary format will always consist of zeros and ones. At least यहाँ पे थोड़े English words का या ऐसे words का जिनको humans easily read कर सकते हैं, ऐसे words का तो use किया गया है. So this is called as assembly level format. इससे assembly level format बोला जाता है. So we'll come back to that diagram. So in case of this particular diagram, the compiler is going to convert your C language code into assembly level format first. And now the code has been converted into, once the code has been converted into assembly level format, again question comes up, now would we be able to execute this code on our machine? The answer is no, because ultimately my computer requires code in the format of binary. और मेरा कोड अभी भी बाइनरी में कन्वर्ट हुआ नहीं है, ये कोड अभी तो सिर्फ असेंबली लेवल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है. तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिक्वायर some tool which is going to convert this assembly level format code into binary code, and that particular step is carried out by a program called as assembler. So compiler converts your C language code into assembly level format, and assembler is going to convert that code into binary format. So once assembler works on your assembly level code, it is going to generate machine code in the format of .o or say .obj file. Now ऐसा लग सकता है कि yes, we are at the end of the story because finally मेरा code binary में convert हो चुका है, but that is not true. Final exe format, जो Windows users से उनको इस बारे में पता होगा, executable format ऐसा बोलते हैं हम लोग, exe file. Final executable format अभी भी generate हुआ नहीं है. Now you require a person called as linker, the last step, which will convert this .o or .obj file into final executable machine code. और जहां यहाँ पे जाके वो .exe फाइल बन जाती है, जिसे हम लोग डबल क्लिक करके विंडोज में डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते हैं. This is how a C program is executed. Right from writing your code to executing your code, इतने सारे steps perform किए जाते हैं. Now you may come up with this point here कि सर हाँ ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि आपने हम लोगों को बता दिया कि हाउ एग्जैक्टली अ सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, बट व्हाट डज दिस थिंग हैज टू डू विद जावा? जावा के साथ इसका रिलेशन क्या है? अब जावा के साथ इसका रिलेशन देखते हैं. नाउ व्हेन यू कंपाइल योर प्रोग्राम इनटू असेंबली लेवल फॉर्मेट, जब कंपाइलर तुम्हारे प्रोग्राम को असेंबली लेवल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट this assembly level format which is going to get generated may change from machine to machine, from platform to platform. इसका मतलब ये है कि अगर मैं विंडोज मशीन पे बैठ के काम कर रहा हूं और विंडोज मशीन पे अगर मैंने मेरे सी प्रोग्राम को कंपाइल किया तो उसका जो असेंबली लेवल कोड बनेगा, एंड लिनक्स मशीन पे बैठ के तुम लोगों ने सी प्रोग्राम को कंपाइल किया तो उसका जो असेंबली लेवल कोड बनेगा, there is no guarantee at all that the both assembly level codes are going to be the same. They might change, rather they will change.
तो फिर इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट आगे कहाँ पे आता है? इसका इफेक्ट आगे आता है तुम्हारे एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर, बिकॉज द असेंबली लेवल फॉर्मेट विच हैज बीन जनरेटेड इज ओनली गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू 1 and 0. तो अगर असेंबली लेवल फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल भी चेंज हो जाएगी. इसका मतलब ये है that the executable file which has been generated on Windows, there is no guarantee at all that it will run on Linux, or say executable file which has been generated on Linux, there is no guarantee at all that it will be executed or it can be executed on Windows. And this particular concept is known as nothing but platform dependency. इस कंसेप्ट को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बोला जाता है. Now whether platform dependency is good or bad, that we are going to discuss after short time, but we will have to understand this concept here, platform dependency. When we talk about C or C++ program, what format of executable machine code is going to get generated will depend upon which compiler is being used and on what platform we are working. See, when we talk about platform का मतलब ये होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ. मतलब हम लोगों ने कौन सा हार्डवेयर यूज करके रखा हुआ है प्लस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं. ये दोनों चीजें यहाँ पे मैटर करेगी कि कौन से टाइप की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी. इसका मतलब ये है that whenever developer will be writing the code in C and C++, you will have to tell the developer that the final software or say final program that will be generated by the developer is going to be executed on which particular platform. क्योंकि अगर वो विंडोज प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होने वाला है तो डेवलपर को विंडोज के फॉर्मेट से या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कोड को लिखना पड़ेगा. और अगर वो लिनक्स पे एग्जीक्यूट होने वाला है तो हम लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कोड को लिखना पड़ेगा. विच सिंपली मीन्स कि डेवलपर के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हेडेक दिया जा रहा है. दैट डेवलपर विल ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट एग्जैक्टली कौन से टाइप के प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके हिसाब से उसे कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड एट टाइम्स दिस कैन बी very problematic for developer would always like this situation कि एक बार मैंने कोड लिख दिया, अब वो कोड एज इट इज बिना मैंने उसमें कोई चेंजेस किए हर मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. बट C and C++ के साथ ऐसा नहीं होता. इन केस ऑफ C and C++, जैसा मैंने यहाँ पे बोला था, द कंसेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी किक्स इन. और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है यहाँ पे कि जो कोड आप लोग लिखोगे, we will always have to keep this thing in mind that on exactly which platform the code is going to get executed. As per that platform, we will have to keep on making changes in our code. And this was the reason why people were fed up of C and C++. वैसे देखा जाए तो C and C++ का जो syntax है, जो features दिए हुए हैं, है ना, those are very good. So people love those features and that's why those languages are still very much popular. But this is a particular thing which was lacking in terms of C and C++. C and C++ had the concept of platform dependency, and C and C++ didn't have or say didn't support a concept called as WORA. WORA. Now what is WORA? Let's have a look at that. WORA stands for write once, run anywhere. Write once, run anywhere means प्रोग्राम सिर्फ एक बार लिखो और उस प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी मशीन कॉन्फ़िगरेशन पे डायरेक्टली रन करो विदाउट प्रोग्रामर मेकिंग एनी चेंजेस इन द कोड. प्रोग्रामर को कोड में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इन अ वे इस कंसेप्ट को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. This is the concept that people wanted, platform independence.
write once, run anywhere. And this is the concept which was lacking in case of C and C++. And specifically, the people who were embedded systems programmers, जो embedded system के programmers थे, embedded system programmers का मतलब ये होता है कि ऐसे programmers जो ऐसे codes लिखते हैं, ऐसे programs लिखते हैं जो small machines और से appliances, domestic appliances इनके ऊपर काम करते हैं. For example, automated washing machine, or we can think about CD player, DVD player, TVs, okay, or in some format mobiles also. So ऐसे machines के ऊपर जो programs रन कर किए जाते हैं, उनके जो डेवलपर्स होते हैं उनको embedded system programmers बुला जाता है. And embedded system programmers were fed up of this particular problem from C and C++, platform dependency. So eventually programmers wanted such a programming language जहां पे इस concept को follow किया जा सके, write once and run anywhere. And this was the reason behind the evolution of Java, or say invention of Java. लोगों को इस concept को follow करना था, write once, run anywhere. People wanted to follow the concept of platform independence. So now एक चीज तो एकदम clear है कि Java is a programming language जहां पे platform independence को follow किया जाता है. Now question comes up, how exactly platform independence is followed in case of Java? So now let's have a look at this diagram. Now, previously we had seen how a C program is executed, or say how a C++ program is executed. Now we are going to see how a Java program is executed. So initially, when you are going to write your code, you are going to save the code with .java extension. Now to compile that code, you are going to need Java compiler, Java C, that stands for Java compiler. And when Java compiler compiles your Java code, this is where the changes occur. In case of C and C++, when C compiler had compiled your C code, it had got converted into assembly level format, but that does not happen in case of Java. When Java compiler compiles the Java code, it converts your code into an intermediate format called as bytecode, and the extension of that file is going to be .class file. So always remember one thing here, that bytecode does not change from platform to platform, or say bytecode will not change from machine to machine. इसका मतलब सिंपल है, अगर मैं विंडोज मशीन पे बैठा हूं, विंडोज मशीन यूज कर रहा हूं, और वहां पे तुम आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, जो बाइट कोड जनरेट होगा, और सेम जावा प्रोग्राम को अगर हम लोग जाके लिनक्स मशीन पे कंपाइल करें, वहां पे जो बाइट कोड जनरेट होगा, दोनों बाइट कोड सेम रहेंगे. नाउ क्वेश्चन कम्स अप, सर यू हैव कंपाइल्ड योर जावा कोड इनटू बाइट कोड. नाउ can that bytecode be directly executed on any machine? The answer is no, because bytecode is not your binary format. So in order to execute this bytecode, इस bytecode को run करने के लिए, in case of, as far as Java programs are concerned, you require another software present on your machine, and that software is known as JVM. JVM stands for Java Virtual Machine. Many people call it as JRE also. In our next session, we will understand the minute difference that is there between JVM and JRE. For now, आप लोग JVM बोलो या JRE बोलो, both would mean the same. Yes, there is a difference. We will be seeing the difference in the next session. So now, in order to execute this bytecode on your machine, you would require JVM installed on your machine. And now this JVM, Java Virtual Machine, is going to understand what bytecode wants to do, and it will directly execute your bytecode on your machine, which simply means that in case of Java program, creation of executable file never happens. यहाँ पे executable file generate नहीं होती. तुम लोगों के पास जो bytecode आएगा, उस bytecode आएगा कहाँ से? तो compiler तुम्हारे Java program को compile करके उसको bytecode में convert करेगा. And now once it has been converted into bytecode, उस bytecode को directly execute करने का काम JVM करने वाला है. So now the most important point here is, it doesn't matter on which machine you are working, it doesn't matter on which platform you are working,
The thing that matters is whether you have JVM present on your machine or not. अगर JVM तुम्हारे मशीन पे प्रेजेंट है तो बाइट कोड एग्जीक्यूट होगा, सेम फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होगा. बाइट कोड में बीइंग अ डेवलपर, बाइट कोड में या जावा कोड में हम लोगों को कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. द ओनली थिंग दैट वी require is JVM present on your machine. So as you can see in the diagram, मैंने यहाँ पे JVM को Windows के साथ दिखाया है, JVM को Linux के साथ दिखाया है, JVM को Mac सिस्टम के साथ भी दिखाया है, मतलब Apple प्लेटफॉर्म के साथ भी दिखाया है. So the magic exactly that happens in case of Java program happens in the format of bytecode and this JVM. अगर bytecode और JVM नहीं होता तो हम लोगों को राइट वंस रन एनीवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ये जो फीचर्स है जावा के, ये फीचर्स दिखाई नहीं देते. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द प्रेजेंस ऑफ JVM एंड बाइटकोड. बाइटकोड विल नॉट चेंज फ्रॉम मशीन टू मशीन और प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म. विंडोज, लिनक्स, एप्पल, हर जगह पे बाइटकोड सेम ही रहेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज JVM चेंज होगा, मीन्स विंडोज के JVM का स्ट्रक्चर would be different from Linux के JVM का structure and Linux के JVM का structure would be different from Apple's JVM का structure. Eventually, अगर बाइट कोड को अलग अलग मशीन्स पे एग्जीक्यूट करना है तो उनको अलग अलग मशीन के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा and that thing would be taken care by the JVM. So Sun Microsystem, or you say Java people, were so smart in developing this format of bytecode and JVM that being a developer we will never have to think about how exactly my code is going to get executed. उसे उस मशीन पे उस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करने का काम ऑटोमेटिकली JVM करने वाला है. Now how exactly this magic happens we will be seeing in the next session. We will be having a look at the entire architecture of JVM and we will understand how exactly JVM does this. JVM exactly इस चीज को कैसे परफॉर्म करता है ये हम लोग देखेंगे आगे के नेक्स्ट सेशन में. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज ये जो मैजिक परफॉर्म किया जा रहा है, राइट वंस रन एनीवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ये पूरा मैजिक परफॉर्म होता है बाइटकोड एंड JVM की वजह से. सो टुडे वी विल स्टार्ट एट दिस पॉइंट ओनली. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी हैविंग अ लुक एट हाउ एग्जैक्टली बाइटकोड इज एग्जीक्यूटेड बाय JVM, JVM का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या है एंड व्हाई वी शुड लर्न जावा. आज हम लोगों ने सिर्फ इतना बार देखा कि हाउ जावा केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो द बॉटम लाइन इज जावा केम इनटू एग्जिस्टेंस, जावा entered software industry to support the concept of platform independency, to support the concept of write once run anywhere. So we will end our session here. Thank you.